हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम 3 यूनिट अपनी ज्योग्राफी की कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोलॉजी। और आज से हमारी 4th यूनिट स्टार्ट होगी, जो होगी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। और इसमें हम पढ़ेंगे जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह, और जो पर्यावरण है उसके कंपोनेंट वगैरह हैं वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। परि जमा आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब है वातावरण, यानी कि चारों ओर का जो हमारा जो वातावरण है वही है पर्यावरण। आगे देखो, पर्यावरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड से निकला है, वो है एनवायरोनेर। एनवायरोनेर ये बहुत आता है एग्जाम में, ये टीजीटी में भी आता है, पीजीटी में भी आता है, और यहाँ तक कि ये नेट में भी पूछा जाता है। ये अलग अलग वर्ड्स लिखते हैं और इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये ध्यान से देख लो, एनवायरोनेर है ये, ठीक है। इसी तरह 2-3 अक्षर आगे पीछे करके लिख देंगे और कंफ्यूज कर देते हैं। जो इन्वायरमेंट है वो एक फ्रेंच वर्ड एनवायरोनेर से निकल के बना है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो पर्यावरण है ना उसके 3 घटक हैं, कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के 3। वो कौन से हैं? पहला है नेचुरल, दूसरा है मैन मेड, और तीसरा है स्वयं जो आदमी है, ह्यूमन बीइंग है वो। प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और मनुष्य, ठीक है। ये हैं पर्यावरण के 3 घटक। आगे देखो, जो ये 3 घटक हैं उनमें जो पहला है ये प्राकृतिक घटक, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इसमें ना जो हमारी भूपर्पटी है ना उसको शामिल किया जाता है स्थल मंडल में। दूसरा है फ्रेंड्स जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। जो जलमंडल है उसमें जो भी अर्थ पर जो भी जल है सारा का सारा, चाहे वो झीलों में, तालाबों में हो या फिर ओशियंस में हो, कहीं पे भी हो, वो जल जलमंडल में ही शामिल किया जाता है। थर्ड है फ्रेंड्स वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, जिसमें ये सारी की सारी जो परतें हैं ना, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सारी की सारी वायुमंडल में आती हैं। नेक्स्ट है जैव मंडल। जैव मंडल जो होता है ना वो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों का ही पार्ट होता है थोड़ा थोड़ा, उसको बोलते हैं जैव मंडल। आगे फ्रेंड्स दूसरा पार्ट था मानव निर्मित घटक। मानव ने जो भी घटक बनाए ना, कोई भी चीज़ मानव ने बनाई है वो सारी की सारी मैन मेड थिंग्स में आती है, मानव निर्मित घटक में आती है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे ये देखिए मनुष्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे व्यक्तियों का समूह यानी कि एक परिवार हो, या फिर समुदाय हो, समुदाय का भी चाहे एक परिवार हो, 10 परिवार हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, राजनीतिक जो गतिविधियां हैं और जो धर्म है, इन सारी चीज़ों को हम मनुष्य में शामिल करते हैं। यहाँ देखो, हमने ना व्यक्ति, परिवार, समुदाय, ये तो हमें पता है भाई, हाँ ये तो मनुष्य में आ गए। लेकिन जो शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, और जो आर्थिक, राजनीतिक और जो धार्मिक जितनी भी ये गतिविधियाँ होंगी, ये मनुष्य ही तो करेगा ना। इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें मनुष्य में ही, मनुष्य के घटक में ही शामिल की जाती है फ्रेंड्स। आगे है इन्वायरमेंट के टाइप्स, यानी कि जो पर्यावरण के प्रकार हैं वो बायोटिक और एबायोटिक यानी कि जैविक और अजैविक होते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। देखिए, जो जैविक होते हैं उनमें तो जो भी जीव होंगे, चाहे छोटा से छोटा जो कीड़ा मकोड़ा है वो हो, या फिर बड़े से बड़ा हाथी हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, वो जैविक में आते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जैविक में आते हैं। और जो अजैविक होते हैं, अजैविक कौन से होते हैं? जैसे मृदा होगी, जल हो गया, वायु होगी, ये सारे के सारे अजैविक में आते हैं, ठीक है। 2 प्रकार हो गए इन्वायरमेंट के, जैविक और अजैविक, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजिकल जो सिस्टम है ना, हम उसको पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। देखो, जो इकोलॉजी जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया? रीटर महोदय ने दिया। 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया है, इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? रीटर महोदय ने दिया। और उस शब्द का यूज़ किसने किया? इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले यूज़ किसने किया? फिर हैकेल महोदय ने किया 1869 में। आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? वो सन है। ऊर्जा का स्रोत क्या है पारिस्थितिकी तंत्र में?
सन है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, स्थलीय और जलीय। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। आगे देखते हैं जीवोम। जीवोम किसको कहते हैं? देखो, पौधों और प्राणियों का एक ऐसा समुदाय एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो पाया जाता हो, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र जिसमें पौधों और प्राणियों का समुदाय हो, ठीक है, वो कहलाता है जीवोम। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, वन पारिस्थितिकी तंत्र। वन पारिस्थितिकी तंत्र है ये पूरा का पूरा एक इकोलॉजिकल सिस्टम है। ऐसे ही जो घास पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी, और ऐसे ही जो जल है वो भी। तो इसको पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? जीवोम बोल रहे हैं, जिसमें या तो पेड़ पौधे हैं या फिर प्राणी हैं, और उनका एक बहुत बड़ा समूह पाया जाता है और बहुत बड़े क्षेत्र में ये पाया जाता है जो जीवोम होता है, ठीक है। ये जीव जंतु विपरीत परिस्थितियों में वहीं रहते हैं। मान लो अगर कोई जंगल है और जंगल में बहुत सारे पेड़ पशु रह रहे हैं, मान लो उनके पास खाने को नहीं आएगा तो भी वो कहाँ जाएंगे? वो भूख से वहीं मर जाएंगे ना, वो और कहीं नहीं जाएंगे। तो यही है जो जीवोम होता है ना, उसमें जो भी समुदाय रहते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में भी वहीं रहते हैं। आगे देखिए, जो जलीय पारितंत्र है उसके 2 प्रकार हैं। हमने अभी अभी जो ये इकोलॉजिकल सिस्टम पढ़ा था यहाँ पे, ये 2 तरह का बताया था, स्थलीय और जलीय। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? स्थलीय तो हमें पता ही है, जो भी स्थल का होता है। अब हम देखो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे, जो कि 2 प्रकार का होता है, समुद्रीय पारिस्थितिकी तंत्र और ताजे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि नदियों से रिलेटेड है और समुद्रों से रिलेटेड है, ठीक है। देखो आगे देखिए, महासागरीय, तटीय और ज्वार नदमुख होते हैं। जो जब कोई नदी डेल्टा न बना के और सीधे समुद्र में मिल जाती है तब पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये। और परवाल भित्तियां भी इसी में पाई जाती हैं, ठीक है। ताजे पानी का जो है, ये तो हमने समुद्र का पढ़ा था कि जब कोई भी नदी होगी वो डेल्टा नहीं बनाएगी और वो सीधा का सीधा जो पानी आएगा और वो समुद्र में मिल जाएगा, और फिर वो कहलाए, उसमें जो जीव होंगे वो होंगे समुद्रीय पारिस्थितिकी तंत्र। और फ्रेंड्स हमने कल ही पढ़ा था जो परवाल भित्तियों से रिलेटेड टॉपिक था। परवाल भित्तियाँ कहाँ होती हैं? वो समुद्र में ही तो पनपती है ना, और वो बहुत सारी होती हैं और वो सनलाइट से ही अपना भोजन बनाती हैं, सनलाइट से, और जो ऑक्सीजन कैल्शियम होती है उससे। तो जो वो सारी की सारी परवाल भित्तियाँ होती हैं वो किसका पारिस्थितिकी तंत्र है? वो समुद्र का है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है ताजे जल का पारिस्थितिकी तंत्र। जो ताज़ा जल होता है वो कहाँ मिलेगा? वो झीलों में मिलेगा, नदियों में मिलेगा, ठीक है। जो ताजे जल का पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, वो झीलों में, तालाबों में, नदियों में, कच्छ और दलदल में यहाँ पे पाया जाता है। ताजे जल के जो भी, ताजे जल में रहने वाले जो भी ये होंगे, जीव होंगे वो, ठीक है। आगे है फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। जो इकोलॉजिकल जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसकी संरचना बताई गई है। पारिस्थितिकी तंत्र के 3 घटक हैं फ्रेंड्स, ये कंपोनेंट्स बता रहा है, जैविक, अजैविक और ऊर्जा घटक, यानी कि बायोटिक, अबायोटिक और एनर्जी। तो इनको देखते हैं हम आगे। देखो जो बायोटिक है उसमें किस किस को शामिल करते हैं? बायोटिक में जैविक, नाम से पता चल रहा है जिसमें जीवन होगा, पेड़ पौधे, जीव जंतु और जो सूक्ष्म जीव हो, चाहे बड़े जीव हों या फिर मृत भाग हो, वो जीव जो होते हैं जब वो मर जाते हैं उसको भी हम बायोटिक में ही शामिल करते हैं, ठीक है। और जो बायोटिक है ना उसको कार्यशीलता के आधार पर आगे देखिए और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है उत्पादक। उत्पादक हम बोलते हैं ट्रीज को, जो अपना भोजन खुद फोटोसिंथेसिस की जो भी प्रोसेस होती है उसके द्वारा बनाते हैं, तो उत्पादक होंगे वो होंगे ट्रीज। फिर ट्रीज के ऊपर निर्भर होते हैं जो प्राथमिक उत्पादक, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं वो। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं द्वितीयक उत्पादक, जो कि मांसाहारी होते हैं वो, जो शाकाहारी पर निर्भर होते हैं। फोर्थ नंबर पे है तृतीयक उत्पादक, ये सर्वाहारी होते हैं फ्रेंड्स। जो सर्वाहारी होते हैं वो तृतीयक उत्पादक होते हैं। और लास्ट में फिफ्थ नंबर पे है अपघटक। जो अपघटक होता है वो क्या होता है? ये छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे जो कूड़ा कचरा होता है उसमें छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं और वो उसकी खाद बना देते हैं। इसी तरह से ही जो जीव मर जाते हैं और उनके शरीर पर जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसको खा के और वो मिट्टी में मिला देते हैं, तो ये होते हैं अपघटक, ठीक है। तो ये थे बायोटिक के कार्यशीलता के आधार पर 5 भाग। आगे देखते हैं अबायोटिक। जो अबायोटिक है, अजैविक है, देखो उनमें
अबायोटिक यानी कि उनमें जीवन नहीं होगा, वो फिजिकल हैं, भौतिक हैं, यानी कि मिट्टी, जल, वायु, ये सारे के सारे क्या हैं, अबायोटिक हैं। और इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अबायोटिक को, कार्बनिक और अकार्बनिक। आगे हम कार्बनिक किसको कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, वसा होता है, ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बनिक। आगे है अकार्बनिक, स्थलमंडल यानी कि जो भी मृदा, जल, मिट्टी, पर्वत, मैदान, वायुमंडल, जलमंडल, ये सारे के सारे क्या होंगे, अकार्बनिक। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स थर्ड, वो है एनर्जी। एनर्जी हमें किससे प्राप्त होती है, इकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है उसमें एनर्जी सन से प्राप्त होती है, सौर विकिरण से, सौर ताप से या धूप से प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमने देखो क्या क्या पढ़ा है इसमें, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा जो इकोलॉजी शब्द है वो रीटर महोदय ने दिया, उसका यूज़ किया हैकेल महोदय ने 1869 में। फिर है इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें एनर्जी का सोर्स है सन। फिर हमने पढ़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना वो 2 प्रकार का होता है, स्थलीय और जलीय। और फिर हमने पढ़ा जीवोम की परिभाषा कि पौधों या प्राणियों का एक ऐसा समुदाय होता है जो बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, आगे है जो इसका एग्जाम्पल दिया है हमने, वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास पारिस्थितिकी तंत्र और जल पारिस्थितिकी तंत्र। फ्रेंड्स आगे फिर हमने पढ़ा दूसरा था जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी 2 प्रकार का होता है, समुद्रीय और ताजे जल का पारिस्थितिकी तंत्र। समुद्रीय जो होता है वो सागर के तटीय भागों में और जवार नदमुख में ये जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो पाया जाता है। फ्रेंड्स फिर है ताजे जल का जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा वो कच्छ, दलदल, झील, तालाब, नदियों में पाया जाएगा। उसके बाद हमने इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, और स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले पढ़े घटक या कंपोनेंट्स। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। जो जैविक होंगे वो जीवन से रिलेटेड हैं, सारे पेड़ पौधे, जीवित सूक्ष्म जीव हैं जो, या फिर बड़े जीव हैं वो सारे के सारे। फिर जो जैविक है ना उसको हमने 5 भागों में बांटा, उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और अपघटक। जो उत्पादक थे उसमें ट्रीज शामिल होते हैं, प्राथमिक उत्पादक में शाकाहारी, द्वितीयक में मांसाहारी, तृतीयक में सर्वाहारी, और जो अपघटक हैं उसमें जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जो सफाई का काम करते हैं वो शामिल किए। ये था बायोटिक। आगे है अबायोटिक कंपोनेंट हैं जो वो, उनमें हम क्या क्या शामिल करते हैं, मिट्टी, जल, वायु, इनको शामिल करते हैं। और जो ये एबायोटिक हैं कंपोनेंट्स इकोलॉजिकल सिस्टम के, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स ये आते हैं, और अकार्बनिक में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल आता है। फिर हमने पढ़ा एनर्जी। जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा घटक है, वो कहाँ से मिलता है, हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, सौर विकिरण से मिलती है। फ्रेंड्स ये हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स फंक्शन ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें कार्य किस प्रकार से होता है, उसके क्या क्या फंक्शन है देखिए। फर्स्ट है फ्रेंड्स ऊर्जा का प्रवाह होना, और दूसरा है खाद्य श्रृंखला। पहले हम ये देखते हैं, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना वो एक सीधी रेखा में पाया जाता है। ठीक है, जो भी ऊर्जा का प्रवाह होगा वो एक सीधी रेखा में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये वाला डायग्राम देखिए। इसमें देखो सबसे पहले क्या है, पौधे हैं यानी कि उत्पादक हैं। हम अभी अभी जो बायोटिक में पढ़ के आए हैं ना बिल्कुल वही है, उसी का डायग्राम है ये। पौधे होंगे पहले नंबर पे, और ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए जो उत्पादक होते हैं उनमें हम किन्हें शामिल करते हैं, तो उत्पादक हमेशा ही पौधे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे है पौधों पर जो डिपेंड है वो है शाकाहारी यानी कि प्राथमिक उत्पादक। फिर है फ्रेंड्स जो मांसाहारी हैं, जो शाकाहारी पर डिपेंड है वो है द्वितीयक उत्पादक। उसके बाद हैं जो मांसाहारी को भी खा सकते हैं, शाकाहारी को भी खा सकते हैं, इनको बोलते हैं उच्च स्तरीय मांसाहारी। ये है तृतीयक या फिर सर्वाहारी। और लास्ट है अपघटक, जिसमें हम छोटे छोटे बैक्टीरियाज को शामिल करते हैं। ये हैं हमारे पोषण के स्तर। ठीक है, 5 स्तर हैं पोषण के ये। आगे देखते हैं पोषण स्तरों की श्रृंखला को ही हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पोषण स्तर होते हैं ना उनकी जो श्रृंखला बनती है उसको ही हम क्या कहते हैं,
खाद्य श्रृंखला कहते हैं कि क्या होता है, एक प्राणी दूसरे को खाकर एनर्जी फ्लो जारी रखता है। क्या होता है देखो, मान लो ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से आगे एनर्जी गई, ये ली किसने, जो भी शाकाहारी थे, फिर शाकाहारी को खाया मांसाहारी ने, ये मांसाहारी को खाया सर्वाहारी ने। तो इस तरह से जो एनर्जी फ्लो होता है और फिर ये एक श्रृंखला सी बनती चली जाती है, ये खाद्य की फूड चेन बनती है, इसी को ही बोलते हैं हम खाद्य श्रृंखला फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए, ये जो खाद्य श्रृंखला है इसके अलग अलग लेवल हैं, ये पढ़ते हैं हम। देखो, खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पादक या हरे पौधे। जो उत्पादक या हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो प्रोसेस होती है उसके माध्यम से वो अपना भोजन बनाते हैं। और क्या करते हैं, वो प्रकाश सनलाइट से, तो जैसे सूर्य से तो सनलाइट लेते हैं, और जो वायु होगी उससे वो लेंगे CO2, और जो जड़ें होंगी ना पौधों की, वो हमारी ज़मीन में अंदर है, वहाँ से वो लेके आएंगी, पानी लेके आएंगी। फिर वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो पूरी होगी और वो कार्बोहाइड्रेट्स में बदलेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चलेगी और जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाएंगे, पौधों को इससे एनर्जी मिलेगी। फिर जो पौधे होते हैं वो उसको, जो शाकाहारी होते हैं वो खाएंगे और जो शाकाहारी हैं उनको मांसाहारी खाएंगे। इस तरह से ये चलता है। ठीक है, आगे देखिए, जो ये हरे पौधे होते हैं ना, ये क्या करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक कौन से हैं, जल, मृदा, वायु, इनका यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पौधों को फोटोसिंथेसिस में अकार्बनिक तत्वों की ज़रूरत होती ही होती है। अकार्बनिक तत्वों के बिना वो अपना जो भोजन है वो नहीं बना पाते हैं। और पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं फ्रेंड्स, से ऑटोट्रोप्स होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये तो था पहला स्तर। दूसरा है पोषण स्तर। दूसरा कौन सा है, प्राथमिक उत्पादक या शाकाहारी। सबसे पहले थे पेड़ पौधे, ठीक है। दूसरा है शाकाहारी या प्राथमिक उत्पादक। इसमें ना हम उन सभी जीवों को शामिल करते हैं जो केवल और केवल घास खाते हैं और पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे छोटे कीट, चूहे, भेड़ बकरी, गाय भैंस, ये सारे के सारे किस में शामिल हैं, ये प्राथमिक उत्पादक या फिर शाकाहारी में शामिल होते हैं फ्रेंड्स। फिर तीसरा है फ्रेंड्स, तीसरा पोषण स्तर होगा, उसमें शामिल करते हैं हम मांसाहारी को, और इनको बोलते हैं द्वितीयक उत्पादक, और इनको हम गौण उत्पादक भी कहते हैं। ये कौन से होते हैं, जो कि उल्लू, शेर, बाघ, सांप, चीता, ये सारे के सारे वो होते हैं जो शाकाहारी को खा के और अपना जो भोजन बनाते हैं ना शाकाहारी को, उनको बोलते हैं द्वितीयक उत्पादक या मांसाहारी। ये 4th नंबर का पोषण स्तर है तृतीयक उत्पादक या फिर सर्वाहारी। जो तृतीयक उत्पादक होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी यानी कि सब कुछ खाने वाले, वो जो पेड़ पौधे हैं उनको भी खा लेंगे, शाकाहारी को भी खा लेंगे और मांसाहारी को भी खा लेंगे फ्रेंड्स। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है वो मनुष्य, नेवला, बाज, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सर्वाहारी होते हैं। इनको उच्च स्तर के मांसाहारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 5th जो पोषण स्तर है, उसमें शामिल करते हैं अपघटक। अपघटक यानी कि वो छोटे छोटे बैक्टीरियाज जो गला सड़ा जो भी भाग होता है, मान लो हमने फेंक दिया, भोजन फेंक दिया, फ्रूट्स फेंक दिए, या जो पेड़ पौधों के पत्ते हैं वो हैं, या कोई जीव मर गया, तो फिर क्या होता है, जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं ना वो उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जो भी वो गला सड़ा होता है उसको और ज़्यादा क्रिया करके और वो मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ये 5th जो ये पोषक स्तर होता है, इसमें जो ये अपघटक है ना, ये सफाई का काम भी करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से लास्ट में जब जो ये अपघटक होंगे ना, वो उस बचे हुए गले सड़े पार्ट को मिट्टी में मिला देंगे, तो फिर उसमें ही क्या होगा, और बीज गिर जाएंगे और पौधे उगाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा चक्कर चलता रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमने ये 5 स्तर पढ़े पोषण के। ये कौन से हैं, सबसे पहले जो पोषण स्तर था पहला, उसमें था सारे के सारे जो भी हरे पौधे हैं उनको शामिल किया। ये खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चेन है ना, उसके 5 लेवल्स हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और जो पहला था वो था हरे पौधे। दूसरा है उसको बोलते हैं प्राथमिक उत्पादक या शाकाहारी। तीसरे को बोलते हैं द्वितीयक उत्पादक या मांसाहारी, और चौथे को बोलते हैं तृतीयक उत्पादक या सर्वाहारी, और 5वें नंबर पे आते हैं अपघटक। ये एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे ये पोषण स्तर है ना,
उनके एग्जाम्पल है जो फूड चेन बनती है उनसे। सबसे पहले उत्पादक में क्या है, घास है। घास को खाते हैं कीट पतंग, जो कीट पतंगे होंगे वो होंगे प्राथमिक उत्पादक। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं, ये पोषण स्तर बनते जा रहे हैं ना, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और जो पहला हो गया वो है घास, घास को उत्पादक बोलेंगे। फिर घास को खाएंगे कीट पतंग, उनको बोलेंगे प्राथमिक उत्पादक। फिर कीट पतंगों को खाएगा मेंढक, मेंढक को बोलेंगे द्वितीयक उत्पादक। उसके बाद मेंढक को खाएंगे पक्षी, मान लो बाज है वो खा रहा है, ठीक है, पक्षी खाएंगे मेंढक को। और जब मान लो जो पक्षी हैं वो मर गए, पक्षी मरने के बाद जो अपघटक होते हैं वो उनको उनके शरीर को खा खा के और मिट्टी में मिला देंगे। फिर क्या होगा, इस तरह से ये फूड चेन होगी, ये पूरी की पूरी चलती रहती है, ठीक है। आगे ये एक और देखिए, जैसे घास होता है, घास को कीड़े खाते हैं, फिर कीड़े को पक्षी खाएगा, पक्षी को खा लिया बिल्ली ने। तो इस तरह ये भी जो घास था वो है उत्पादक, फिर कीड़ा है प्राथमिक उत्पादक, और जो पक्षी है वो है द्वितीयक उत्पादक, और जो बिल्ली है वो है तृतीयक उत्पादक। एक ये एग्जाम्पल है, जैसे जो शैवाल होते हैं उनको खाता है प्रोटोजोआ, ये सी का है, सी का एग्जाम्पल है। शैवाल होता है वो एक तरह की घास होती है, जो शैवाल होता है उसको जो प्रोटोजोआ खाएगा वो प्राथमिक उत्पादक होगा। फिर प्रोटोजोआ को खाएगी छोटी मछली, वो है द्वितीयक उत्पादक। छोटी मछली को खाएगी बड़ी मछली, वो है तृतीयक उत्पादक। इस तरह से फिर हम ये देखते हैं कि जैसे घास है, घास तो वही पहला है जो, और जो उत्पादक है, और फिर प्राथमिक उत्पादक हो गया हिरण, जो कि घास को खा रहा है, ये शाकाहारी भी है। फिर जो हिरण है उसको शेर खा रहा है, जो मांसाहारी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस तरह से ये 3-4 एग्जाम्पल थे। आगे देखिए, फूड चेन के ये 4-5 लेवल ही होते हैं, क्योंकि आगे फिर ऊर्जा नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती, वो हम ऊर्जा फ्लो में पढ़ते हैं, वो देखिए आप। ऊर्जा फ्लो यानी कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, एनर्जी फ्लो। देखो, जो हरे पौधे होते हैं ना, वो 90% जो एनर्जी होती है वो क्रिया श्वसन के द्वारा ख़त्म हो जाती है उनकी। जो हरे पौधे होंगे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो भी अपना भोजन बनाते हैं ना, उनकी 90% जो एनर्जी होती है, वो बनाया गया जो भोजन है हरे पौधों का, वो श्वसन क्रिया के द्वारा ही ख़त्म कर दी जाती है पेड़ पौधों की, ठीक है। जो पेड़ पौधे हैं उनको खाते हैं जो शाकाहारी होंगे, शाकाहारी पेड़ पौधों को खाएंगे ना, तो शाकाहारी को केवल और केवल उस एनर्जी की 10% ही एनर्जी मिल पाती है, ठीक है। फिर जो शाकाहारी खाएगा, उस शाकाहारी को मांसाहारी खा रहा है, तो मांसाहारी को सिर्फ शाकाहारी की जो एनर्जी थी ना उसका 10% मिलेगा। और जो मांसाहारी जो होगा उसके बाद जो सर्वाहारी मांसाहारी को खाएगा, तो सर्वाहारी को मांसाहारी की 10% मिलेगी। कैसे है ये, इस एग्जाम्पल से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मान लो एक पौधा है, उसके पास है एनर्जी 1000 कैलोरी, ठीक है। तो 90% उसने यूज़ की, तो कितनी कैलोरी यूज़ की पौधे ने, 900 कैलोरी यूज़ कर ली फ्रेंड्स, ठीक है। फिर जो 10% है वो कहाँ गई, वो शाकाहारी के पास गई, जो कि शाकाहारी ने उस पौधे को खाया था, ठीक है। तो 10% कितना हुआ, 1000 का 100 कैलोरी। तो शाकाहारी को सिर्फ कैलोरी जो मिली वो मिली सिर्फ और सिर्फ 100 कैलोरी। और फिर मांसाहारी ने जब शाकाहारी को खाया ना, तो मांसाहारी को 100 की 10% यानी कि 10 कैलोरी मिली। फिर उस मांसाहारी को सर्वाहारी ने खाया, तो सर्वाहारी को 10 की जो 10 कैलोरी थी ना उसकी 10% यानी कि केवल और केवल 10वां भाग मिलता है, ठीक है। 10वां भाग यानी कि 10 का जो 10 कैलोरी थी उसका 10वां भाग कितना होगा, 1 कैलोरी होगा। और फिर उसके बाद सर्वाहारी के बाद जो सर्वाहारी था वो मर गया, और फिर अपघटक ने बैक्टीरियाज ने उसको जो मिट्टी में मिलाया, और बैक्टीरियाज ने अपना भोजन प्राप्त किया ना उस सर्वाहारी से, तो उनको सिर्फ ये 1 कैलोरी थी ना उसका 10वां भाग ही प्राप्त होगा, 0.10, ठीक है। इस तरह से ये एनर्जी फ्लो चलता है। तो फिर आगे क्या होगा, आगे तो एनर्जी नहीं जाएगी ना, यहीं पे ख़त्म होगी है ये। तो ये यही कहा था यहाँ पे ऊपर, अब ये लाइन लिखी हुई है ना ये रेड पेन से, ये देखो ये फूड चेन वाली, कि फूड चेन जो होती है वो 4-5 लेवल तक ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि फिर आगे ऊर्जा नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ देखिए एक बार ये एग्जाम्पल देखिए आप, इससे आपको समझ में आएगा जो एनर्जी फ्लो है। जैसे मान लो जो शैवाल घास है, उसने जो भी अपना भोजन बनाया उसने 1000 कैलोरी बना ली, ठीक है। 1000 में से शैवाल ने
900 कैलोरी तो खुद यूज़ कर ली और 100 मिल गई प्रोटोजोआ को, ठीक है। शैवाल को जब प्रोटोजोआ ने खाया, फिर 100 है प्रोटोजोआ के पास है। इस प्रोटोजोआ को जब छोटी मछली खाएगी तो कितनी जाएगी? 90 तो ये यूज़ कर लेगा 90%, तो 10% यानी कि 10 कैलोरी जाएंगी छोटी मछली के पास। फिर क्या होगा, जो छोटी मछली है उसको खाएगी बड़ी मछली, तो बड़ी मछली को इस 10 कैलोरी है जो उसका केवल और केवल 10% ही मिलेगा, यानी कि एक मिलेगा। यहाँ पे आके और जो एनर्जी थी वो लगभग ख़त्म सी ही होगी, तो आगे कोई लेवल नहीं चल पाया ना। तो इसीलिए हमने कहा कि जो भी ये एनर्जी फ्लो होता है इसमें जो पोषण के स्तर होते हैं ना, ये केवल 4-5 स्तर तक ही हो पाता है फ्रेंड्स। तो हमने ये पढ़ा है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने इन्वायरमेंट, उसके कंपोनेंट्स पढ़े हैं। फिर उसके बाद इकोलॉजी जो शब्द है वो कहाँ से आया, किसने दिया, किसने यूज़ किया, ये पढ़ा है फ्रेंड्स। फिर हमने जो एनर्जी का जो भी ये स्ट्रक्चर है वो पढ़े, और जो भी उसके जो ये इकोसिस्टम था इसके हमने कंपोनेंट वगैरह थे वो पढ़े थे फ्रेंड्स। लास्ट में हमने पढ़ा है एनर्जी फ्लो। तो इतना सा ये टॉपिक था, बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेना, लर्न हो जाएगा, और इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।